फणीश्वरनाथ रेणु पर एक श्रृंखला आयोजित करने के बाद महिला रचनाकारों पर जो श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं वह प्रशंसा के योग्य है। मैं विमल कुमार जी की आभारी हूँ कि आज अलका जी के 60वें जन्मदिन पर मुझे कुछ अपने विचार को साझा करने का उन्होंने अवसर दिया। सबसे पहले अलका जी को उनके जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं। मित्रों, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई एक अगर मैसेज आ जाता है मित्रों तो मैं थोड़ा सा कंफर्म हो जाती हूँ। स्त्री दर्पण ने पिछले महीने जो श्रृंखला आयोजित की उसमें महादेवी वर्मा पर जो उन्होंने कार्यक्रम रखा, महादेवी वर्मा का मन में ध्यान करके उनकी श्रृंखला के कवियों पर जो उनके विचार थे उन सब बातों को ध्यान करके मैं अलका सरावगी पर, उनके रचना संसार पर मेरे जो पाठकीय अनुभव हैं उन्हें मैं आप लोगों से साझा करूंगी। अपनी बात की शुरुआत में 1960 यानी 60 के दशक के कथाकार, जी धन्यवाद। मैं आधा घंटा से कुछ टेक्निकल एरर से मैं बहुत परेशान थी, तो मैं आप लोगों का मैसेज आ गया, धन्यवाद। हाँ, तो मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत 60 के दशक के असाधारण कथाकार श्री अशोक सेक्सेरिया के एक बात को याद करते हुए कहूँगी। अशोक जी की ये पुस्तक लेखकी, इसे मैं बार बार पढ़ती हूँ और चूंकि आज जो मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ वो अलका जी के कथा संसार पर ज़्यादा केंद्रित है, तो मैं लेखकी को याद करते हुए, श्री अशोक सेक्सेरिया को याद करते हुए उनका जो उनकी एक बात, एक उद्धरण जो है मैं आप लोगों को सामने रखूंगी। यह उद्धरण उन्होंने मिलान कुंदेरा को पढ़ा था, उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था। और जब उन्होंने कहा था तब कवि समीक्षक जवाहर गोयल हमारे पास में बैठे हुए थे। अशोक जी ने कहा था कि कथाएं जो होती हैं वे हमारे होने के अबूझ पहलुओं की जांच करती हैं, स्थूल यथार्थ की नहीं। कथाएं हमारे होने के अबूझ पहलुओं की जांच करती हैं, स्थूल यथार्थ की नहीं। एक आदमी का होना वह नहीं है जो उसके साथ घटा या घट रहा है, बल्कि वह है जो उसकी मानवीय संभावनाओं की पहुंच में है, जो वह हो सका है अथवा हो सकता है। तथा होने का अर्थ ऐसी दुनिया में होना है जहाँ दुनिया और पात्र दोनों ही संभावनाओं का आशय लिए हों, जो उस संसार की तरह न लगे जिसे हम जानते हैं, बल्कि ऐसी मानवीय संभावनाएं हों जो अब तक हम समझ नहीं पाए थे। मित्रों, आज जो मेरी बातचीत है वह अलका जी के दो कहानी संग्रह, कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी, ये जो दो कहानी संग्रह इनके हैं, इन पर मैं बात ज़्यादा करूँगी, उनके उपन्यास पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। तो ऐसा है कि पिछले दिनों जब मुझे मेरे पास यह निमंत्रण आया कि मुझे अलका जी पर अपनी कुछ पाठकीय समीक्षा, कुछ बातें बोलनी है, तो मैंने उनकी किताबों को निकाल कर देखा और पढ़ना शुरू किया। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जब मैं कोई भी कहानी उठाती थी तो मुझे लगता था कि यह कहानी तो मैंने पढ़ी हुई है, जब मैं दूसरी उठाती थी तो भी मुझे लगता था कि यह भी तो मेरी पढ़ी हुई है। तो इस तरह से जब मैंने कुछ कहानियों को
खोला और पढ़ना शुरू किया और बार-बार जब मेरे मन में यह आ रहा था, तो मैंने ये सोचा कि स्मृति किन कहानियों को बुलाती है, उन कहानियों पर थोड़ा-सा लौटा जाए और किन कहानियों पर मैं लौटती हूँ और क्यों लौटती हूँ, उस पर ज़रा सोचा और विचार किया जाए। तो मेरे ज़हन में कुछ कहानियाँ अलका जी की आती हैं, अंधेरी खोह में और कलम तंत्र की कथा। ये जो 2 कहानी है ये, उसके अलावा पार्टनर, एक पेड़ की मौत, कन्फेशन, ये रह गुजर न होती, इस तरह वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये कहानियाँ मुझे याद आती हैं। ये जो कहानियाँ हैं, ये इन कहानियों पर मैं क्यों लौटती हूँ और बार-बार लौटती हूँ, इस पर जब मैंने सोचा तो मैंने पाया कि ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ घर और बाहर के संघर्ष की कहानियाँ हैं। घर और बाहर का जो घर्षण है, वह इन कहानियों में लेखक का आत्मसंघर्ष जिसे हम कहते हैं, वह इन कहानियों में आता है और जिसको समझने के लिए, जानने के लिए मैं इन कहानियों में लौटती हूँ। एक पारंपरिक जीवन जब कला, साहित्य, संस्कृति की दुनिया में जाता है और वह जोखिम उठाता है, तो कैसे घर्षण होते हैं और मन में किन-किन तरह के प्रश्न हमारे अंदर आते हैं। ये जो प्रश्न खड़े होते हैं, उन प्रश्नों को जानने और समझने के लिए, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मैं इन कहानियों में बार-बार लौटती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ कि अंधेरी खोह में जो कहानी है, उसमें मिसेस शुक्ला जो है, एक यात्रा संस्मरण की तलाश में, वह एक रायपुर और बस्तर के यात्रा पर निकलती हैं और उनके अंदर में ब्रह्म राक्षस जो है वह घिस रहा है। यानी उनके अंदर में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संदीपनी पत्रिका के संपादक ने उनसे अगर कहानी माँग ली तो उन्हें उन्हें एक यात्रा संस्मरण देना इतना ज़रूरी क्यों लग रहा है? या फिर किसी ने उनसे कोई रचना माँग ली तो वह रचना उन्हें देनी आवश्यक क्यों है? यह सवाल उनके अंदर उठता है और उनके अंदर यह सवाल भी उठता है, उसमें जो लेखक है उस कहानी में, कि यह जो पत्रिका है, इस पत्रिका पर जो कवर है वह एक फैशनेबल स्त्री का है। तो यह फैशनेबल स्त्री जिस तरह से पत्रिका की शोभा बढ़ा रही है, उसी तरह से क्या उनका लेख भी पत्रिका की शोभा बढ़ाने के लिए है? तो इस तरह के ये जो प्रश्न उठते हैं कला की दुनिया, कला साहित्य संस्कृति की दुनिया में जाने पर, यह आत्मसंघर्ष, इस आत्मसंघर्ष को, ये जो मनोवैज्ञानिक कारण है, इन सबको समझने के लिए, जानने के लिए मैं इन कहानियों पर लौटती हूँ और मेरी स्मृति इन कहानियों को बार-बार बुलाती है। तो ये जो 2 कहानी है, अंधेरी खोह में और कलम तंत्र की कथाएँ, ये 2 कहानी उस तरह की विरल और अद्भुत कहानी मुझे अभी लगी, जिसमें अंदर और बाहर का संघर्ष है। मित्रों, अंदर और बाहर का संघर्ष, घर और बाहर का घर्षण, इस घर्षण को जानने और समझने के लिए एक पारंपरिक जीवन जीने वाले मनुष्य को, जो गिवन जो लाइफ है, जो जीवन उसे मिला है, उस जीवन के अलावा वह जो दूसरे जीवन की तलाश और एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है, खोजने के लिए निकलता है, उसमें उसे कौन से सत्य मिलते हैं, वह आखिर चाहता क्या है, उस जीवन से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं। ये जो सारे आत्मसंघर्ष हैं, ये सारे आत्मसंघर्ष इन कहानियों में, ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं और ये प्रश्न आज भी मुझे उतने ही समकालीन लगते हैं जितने कि 20 साल पहले लगते थे। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अलका सरावगी को मैंने सबसे पहले 92 में, मैं जब बीए में थी तब मैं उनसे मिली, उनसे मेरा मिलना हुआ। वो हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आई थी और 96 में उनका एक कहानी संग्रह आता है, कहानी की तलाश में। 2000 में उनका दूसरी कहानी संग्रह आता है और 96 से 2020 तक यदि उनके रचना काल को देखा जाए तो इन 24 वर्षों में उनकी जो मानवीय सक्रियता है, उनकी जो रचनात्मक सक्रियता है, उसको हम देखें तो हमारे हाथ में उनकी 9 किताबें हैं नए उपन्यास को लेकर। इन रचनाओं के संसार में जो है, वे जिस यात्रा पर निकलती हैं, उस यात्रा पर
को जानने और समझने के लिए सबसे पहले कहानियों पर ठहरना ठिठकना चाहिए। इसीलिए मैंने कहानियों पर थोड़ी-सी अपनी पाठकीय अनुभव जो है उसको मैं साझा मैंने किया। मित्रों, कुछ कहानियाँ जो मुझे और याद आती है, बार-बार याद आती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ जी, तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ कि मैं बोल रही हूँ, सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए। हाँ, तो मित्रों, मुझे जो उनकी और कहानियाँ, मेरी स्मृति को और कहानियाँ जो बुलाती है, एक पेड़ की मौत, कन्फेशन, वाइल्ड फ्लावर हॉल और पार्टनर। पार्टनर कहानी में एक छोटा लड़का, एक उससे बड़ी लड़की कलकत्ता से 300 किलोमीटर दूर एक विश्राम स्थल पर अपने-अपने परिवार के साथ जाते हैं और मिलते हैं। वह जो छोटा लड़का है, मैं कहानी को इसलिए फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि उस कहानी में जो आलोकित क्षण है, वे जो पवित्र क्षण है, वो अमर क्षण है जो कि हमें याद रह जाते हैं। 20 साल के बाद भी वो बातें मुझे याद रह गई, मुझे कहानी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो है कि आज मैं जब उन संग्रह को निकाल रही हूँ और 2 दशक के बाद भी जब वो कहानियाँ मुझे याद रह जा रही है, तो मैं अपने से ही प्रश्न करती हूँ कि वे कौन से तत्व हैं जिनके कारण वे कहानियाँ मुझे याद रह गई। तो मुझे याद आता है कि वह छोटा लड़का और उस लड़की के बीच में एक कमरख के पेड़ की पार्टनरशिप हुई। यानी वह लड़का अपने समवयस्क लड़कियों के साथ जो है उतनी मित्रता नहीं कर पाता क्योंकि वे लड़कियां जो है पौष कोठी में ठहरी हैं, वे ज़्यादा संपन्न उनका जो तौर तरीका है, तो उससे वह लड़का वहाँ पर अपने आप को अनाथ और निर्वासित पाता है। अनाथ और निर्वासित पाने की उस स्थिति में वह जो लड़की है, वह उसके सामने प्रकृति के संसार को ऐसा जादू उसके सामने खुलता है प्रकृति का इस लड़की के माध्यम से कि वह विस्मय से उस दुनिया में, उस जादू में डूबने और उतरने लगता है। उसके सामने वह नदियों की बातें, तालाब की बातें, परिंदे और पक्षी और तितलियों की बातें जो है वो करती है और वहाँ पर ऐसी प्रांजल भाषा हो जाती है अलका जी की कि एक जगह एक लाइन है कि उसकी आंखें तालाब हो गई। तो ये जो उनकी भाषा का जादू है और उस क्षण का जो जादू है, वह जो लड़का है उसके अनुराग में और उसमें और उसके साथ उसका जो लगाव है, वह लगाव जो है वह उसमें बंध जाता है। कहानी का अंत जो है वो एक अलग उसमें हम लोग न जाएं। कहानी का अंत यह होता है कि बाद में उसे पता चलता है कि वह लड़की विवाहित है, अपने पति के साथ अगले वर्ष आती है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाह रही हूँ कि वह जो लगाव अनुराग के क्षण है, जो कि प्रकृति जिसमें निमित्त बनी, यानी मित्रों, मैं यहाँ पर यह कहना चाह रही हूँ कि हम ही प्रकृति हैं। प्रकृति को अदर बना दिया गया है, अन्य बना दिया गया है, लेकिन प्रकृति अन्य और अदर नहीं है। यह जो आधुनिक जीवन है, यह जो औद्योगिक सभ्यता है, इसने हमें प्रकृति से दूर कर दिया। महानगर के जीवन ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है और प्रकृति अन्य और अदर नहीं है। तो यह जो प्रकृति का विस्मय और जादू खुलता है उस लड़के के लिए, वह उसके जीवन का ऐसा क्षण है जो कि उसके लिए संबल और सहारा है। वह भविष्य में भी जब कभी भी अपने एकांत में उन क्षणों को याद करेगा तो प्रकृति उसे अनाथ होने से बचा लेगी। प्रकृति जो है, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही निर्मल स्मृति वहाँ चल रहा था, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे सीनियर लोग बोल रहे थे, सभी वक्ता ने बहुत अच्छा बोला। मैं जब सुन रही थी तो यहाँ वहाँ पर भी निर्मल जी के यहाँ यह बात है कि प्रकृति जो है उसमें मनुष्य लौटता है। एक लेख मैंने पढ़ा जिसमें है कि हमारा शरीर ही अगर वन है, एक जैविक वैज्ञानिक बोलते हैं, तो उस प्रकृति से हमारी एक निरंतरता है। तो यह जो कहानी है पार्टनर, और जो बड़े बड़े लेखकों के अंदर वह बात आती है, वह बोलते हैं कि प्रकृति अन्य और अदर नहीं है, प्रकृति हम ही प्रकृति हैं। और अलका जी के सारे कथा संसार में आप देखेंगे प्रकृति भरपूर आती है और ऐसी प्रांजल भाषा है उनकी कि नदी में इंद्रधनुष लटक रहे हैं। अब आप बताइए कि इंद्रधनुष तो हम आकाश में देखते हैं और नदी में इंद्रधनुष लटक रहे हैं, चित्रकूट में यात्रा पर जा रही हैं, तो ये
ये जो है, ये उनकी जो कहानियों का जो जादू है, वो अपने सम्मोहन में 20 साल के बाद भी मुझे बांधे हुए है। और मित्रों, ये जो मैंने पार्टनर कहानी का जिक्र किया, उसमें मैंने जो प्रेम, अनुराग और लगाव की बात की, अलका जी की कहानियों में प्रेम आता है। आप उनकी कहानियाँ, कन्फेशन कहानी को आप देखें, कन्फेशन कहानी में पिता जो है वो अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम्हारी कहानियाँ उस सौंदर्य की कहानियाँ क्यों नहीं होती जब जीवन में कोई ऐसा दुर्लभ क्षण आया और उसने जीवन को समृद्ध किया। वे अमर क्षण जो हमारे जीवन में आए, उसने जीवन को समृद्ध किया। उस क्षण की कहानी अगर लिखी जाती है तो पूरी दुनिया कन्फेशन करवाने पर क्यों तुली हुई है। तो यह जो तरह तरह से जो प्रेम आता है कहानियों में, वाइल्ड फ्लावर हॉल में जो एक दाम्पत्य जीवन की कहानी, जिसमें दाम्पत्य जीवन के बीच में ऊब का रेगिस्तान है और वहाँ पर जो प्रेम के कई कई रूप खुलते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रेम का फिसलना, प्रेम की व्याकुलता, आकुलता और प्रेम का जो है जीवन से फिसलना और छल, बाहर जो छल है उस छल का से परिचय होना। तो ये जो अलका जी की कहानियों को मैंने अभी अपने मित्र से एक दिन मैं बात कर रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं उनका कोई भी किताब उठा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं ये पढ़ चुकी हूँ, मैं क्या पढ़ूँ। तब मैंने मन में सोचा कि मेरी स्मृति जिन चीज़ों को बुलाती है, वह क्यों बुलाती है, उन कारण को मुझे खोजना चाहिए, उस पर ठहरना ठिठकना चाहिए। और मित्रों, जो मुझे लगा वह यह कि अलका जी की कथा संसार में घर और बाहर का जो संघर्ष है, एक पारंपरिक जीवन और पारंपरिक जीवन के साथ में जब मनुष्य अपने तरह का जीवन एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है, खोजने निकलता है, तो जो घर्षण होता है, उस घर्षण को समझने और जानने के लिए मैं इन कहानियों में बार बार लौटती हूँ। घर बाहर का संघर्ष, मुझे ऐसा भी लगा, मैंने मन में सोचा, मित्रों, मैं अपनी मन की बात कर रही हूँ, कि ये जो 2 कहानी संग्रह हैं और इनको मिलाकर एक कर दूँ मैं, और सारी कहानियों को एक साथ 17 और 18 कहानियाँ हैं, तो 35 कहानियों को एक साथ कर दूँ और मैं इसका नाम दे दूँ घर बाहर। रविंद्रनाथ का घोड़ेबाई रे, सत्यजीत रे का घर बाहर, सत्यजीत रे और रविंद्रनाथ का जो घर बाहर है, उसके भी शेड्स यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि अलका जी ऐसे लेखक हैं जिनको पढ़ने के लिए मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं थोड़ी सी तैयारी करती हूँ, थोड़ी तैयारी के साथ उनके लेखन के संसार में मैं उतरना चाहती हूँ। उन्होंने 100% परिश्रम किया है, तो कम से कम 10% परिश्रम यदि मैं करूं, तो मैं उनके रचना संसार के आत्म को समझ सकूंगी, उनके कहानियों के संसार को समझने की मैं कोशिश कर सकूंगी। तो यहाँ पर मित्रों, मैंने जो बातें कही, और जो एक बात और है कि जब मैं अंधेरी खोह में और कलम तंत्र की कथा पर जब मैं बात करती हूँ, तब मुझे उसमें एक वाक्य आता है कि अपने होने का अर्थ खोजना। यानी वह जो मिसेस शुक्ला हैं, जो कि यात्रा संस्मरण लिखने की तलाश में निकल गई हैं, तो यात्रा संस्मरण जो है वो किसके लिए लिखना चाहती हैं, यानी वो एक तरह तरह से सत्य उनके सामने आता है और उनको ये लगता है कि आखिर उनका होना किसी के लिए क्या अर्थ रखता है। तो अपनी ही पहले मैंने जो ये बात कही, उस पर मैं वापस से इसलिए लौट रही हूँ क्योंकि मुझे एक बात यह जो कहनी है कि यह जो आध्यात्मिकता है, यह जो मनोवैज्ञानिक जो क्वेस्ट है, यह क्वेस्ट अलका जी के कथा संसार में आता है कि होना आखिर क्या अर्थ रखता है, हमारा होना, पारंपरिक जीवन में हमारा होना, बाहर के संसार में हमारा होना, आखिर यह होना क्या अर्थ रखता है। एक व्यक्ति जिसका किसी चीज़ के प्रति बहुत पैशन है, वो उस चीज़ को पाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब बाहर का संसार उसके अंदर घुसता है, तब वह बाहर तो सिर्फ छल है, तो वह जो
वह जो सारे अनुभव उसके होते हैं, वे आत्मसंघर्ष इन कथा के संसार में मुझे सूत्र की तरह बार बार जगह जगह दिखाई देते हैं और मैं इन पर बार बार लौटती हूँ। मित्रों, थोड़ी सी बात मैं अलका जी के उपन्यासों की करना चाहूँगी। हम देखते हैं कि कली कथा उनका 98 में आता है, कली कथा वाया बाईपास, और यह युवा दिनों में उन्होंने जो प्रौढ़ रचना लिखी वह चमत्कृत करती है, आज भी चमत्कृत करती है। तो अभी ही मैंने फिर से उनको कली कथा को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने कली कथा को फिर से उठाया तो मैं 30 पन्ने तक मैंने सोचा कि 200 पन्ने की किताब है, रोज़ 50 पन्ने करके अगर मैं पढ़ूं तो मैं उसे फिर से पढ़ पाऊंगी और पढ़ लूँगी मैं, और मैं उसी पर बोलूँगी। मैंने ये सोचा था मैं कली कथा पर ही बोलूँगी। लेकिन मित्रों, 30 पन्ने के बाद मैं एक बार रुक गई। मैं इतनी भर गई, मुझे लगा कि उसमें इतनी कथाएं हैं, इतनी बातें हैं, इतना सब कुछ है कि मैं इसे इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकती। तो यहाँ पर मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो ये कि अलका जी के जो कली कथा को छोड़कर एक ब्रेक के बाद जानकी दास तेजपाल, अलका जी के जो सभी उपन्यास हैं, उन उपन्यासों की लय को अगर पकड़ा जाए, हर लेखक की अपनी एक लय होती है, यानी लेखक का अपना एक संसार होता है, उसकी अपनी एक लय होती है। उस लय को हमें समझना और पकड़ना चाहिए। तो अलका जी के उपन्यासों की लय को अगर पकड़ा जाए, जो कि मैंने थोड़ी सी कोशिश की, तो सभ्यता के संकट उसमें आते हैं। मैंने मित्रों, जैसा कि अभी कहा कि थोड़ी सी तैयारी मुझे भी करनी चाहिए, तो अलका जी के उपन्यासों को पढ़ने और समझने के लिए मैं सच्चिदानंद सिन्हा की किताब जो है ये किताब मैं पढ़ती रहती हूँ। इसका नाम है विकास, विनाश और विकल्प। उसके बाद दूसरी किताब है वर्तमान विकास की सीमाएं। ये सच्चिदानंद सिन्हा की किताब है। और किशन पटनायक की जो किताब है उस किताब को भी मैं पढ़ती रहती हूँ। उन किताबों को जब मैं उस किताब को पढ़ती हूँ, उनके कथेतर गद्य को, तो मुझे अलका जी के उपन्यास याद आते हैं। जब मैं अलका जी के उपन्यास को पढ़ती हूँ तो मुझे जो है सच्चिदानंद सिन्हा के लेख याद आते हैं, और सामयिक वार्ता के भी सुनील जो हैं उनके लेख भी याद आते हैं। तो ये जो है कि मुझे लगता है कि अलका जी का जो पूरा रचना संसार है, उन्होंने सभ्यता के संकट को समझने की कोशिश की है। ये संकट जो है व्यवस्थाओं के नियामक मूल्यों के संकट नहीं है, बल्कि सभ्यता के जो संकट हैं, जो कि आप देखिए ब्रेक के बाद जानकी दास तेजपाल में जो बहुत सघन रूप में आता है, मेट्रो रेल, और उसके बाद जो सारे पुलिस और बिचौलियों का जो तंत्र है, पूंजीवादी व्यवस्था और जो सारी चीज़ें आती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अलका जी ऐसी लेखक हैं जिनके रचना संसार में उतरने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनके साथ मैं न्याय कर सकूं और अपने साथ भी न्याय कर सकूं, इसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, और मुझे कुछ दूसरी चीज़ों को, सभ्यता के संकट को समझने के लिए जो कथेतर गद्य हैं उन सबको मुझे थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा उनमें उतरना होगा। ये जो उपन्यासों की जो बात है, उन बातों पर अलका जी के उपन्यासों की जो आकाश गंगा है, उसमें जो तरह तरह के चरित्र आते हैं, पात्र आते हैं। मैंने मित्रों पिछले दिनों बहुत सोचा, मैंने पढ़ा कम, लेकिन मैंने जितना पढ़ा उसको गुनने की और सोचने की कोशिश की। तो मैं ये सोच रही थी कि आखिर अलका जी के जो पात्र हैं, कहानियों के पात्र को एक बार अलग करते हैं, उपन्यासों के जो पात्र हैं, आखिर उनके स्वप्न और संकल्प क्या हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनके डिज़ायर्स क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ब्रेक के बाद जो उपन्यास है, जिसमें गुरुचरण का गुरु बन जाना और संवेदनात्मक दुनिया में, फूलों की घाटी में वापस लौटना, अपनी मन की दुनिया में वापस लौटने की जो उसकी इच्छा है, वो शायद उनके पात्रों के स्वप्न और आकांक्षा है, या फिर उनके पात्र की स्वप्न की और आकांक्षा शायद वह है, यानी वे एक यात्रा संस्मरण, जो कि एक काशी का अंक निकला था, कल्पना का काशी अंक, उन्होंने उसमें एक यात्रा संस्मरण छपा था। उस यात्रा संस्मरण में वे कहती हैं कि मन को जानना, मन के जो तरह तरह के रूप होते हैं, यानी वहाँ पर
वो ये इस बात को उनके अंदर ये बात आती है कि मैं काशी जैसी जगह में आ गई हूँ और आने के बाद हमारे मन में कितना अधकचरापन है। एक तरफ जो है वो आस्तिक मन मुझे जो है वो सारी चीज़ों को देख रहा है और दूसरी तरफ राजनीतिक मन उस पर हावी हो रहा है। यहाँ पर जो मस्जिद है वो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो बाज़ार है वह मुझे दिखाई दे रहा है। तो यह जो मन है, मन को जानना, मन को जानना ये शायद अलका जी के उपन्यासों के पात्रों की स्वप्न और आकांक्षा है। गुरु चरण का गुरु बनकर अपनी एक संवेदनात्मक दुनिया में लौट जाना, ये शायद अलका जी के जो पात्र हैं उनके स्वप्न और आकांक्षाएं हैं। और उसके अलावा मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि एक कहानी में वो लिखती हैं, कहती हैं, जो मैं कोट भी पढ़ सकती हूँ, बहुत सुंदर कोट है वो, कि यह जानना कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं होती है, हमारी ज़िंदगी में कई सारी ज़िंदगी होती है, हम कई सारी ज़िंदगियों को एक साथ जीते हैं। यह जो है उनके पात्र के मन में यह जो बातें आती है, तो ये तमाम तरह की बातें मेरे मन में मैंने स्वयं अपने लिए उत्तर खोजा। और मित्रों यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ, मेरे अपने जो अनुभव हैं वह मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। जनतांत्रिक देश है, सहमत असहमत होने का रास्ता सभी का अपना अपना हो सकता है। अलका जी के उपन्यास जो 7 उपन्यास है उस पर भी सहमत असहमत होने का अपना अपना रास्ता सबका हो सकता है। किस उपन्यास ने गहरा असर छोड़ा, किसने कम छोड़ा, उसके भी सबके अपने अपने रास्ते हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बातें मुझे समझ में आई है वो मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रही हूँ। कुछ बातें मित्रों, मुझे अलका जी से मेरा मिलना कैसे हुआ और कब हुआ, इन पर मैं थोड़ा आलोक डालना चाहती हूँ, थोड़ी बात करना चाहती हूँ। 1992 का समय है, मैं बीए में थी और अलका जी हमें पढ़ाने के लिए 6 महीने के लिए आई थी। वे रघुवीर साहब पर रिसर्च कर रही थी। अलका जी डॉक्टर अलका सरावगी हैं, तो अलका जी रघुवीर साहब पर रिसर्च कर रही थी और वे हमें पढ़ाने के लिए आई थी। उन्होंने हमें आपकी हंसी कहानी दी और कुछ लेखकों की बात की। तो उन दिनों ऐसा था कि हम जो कोर्स में जो लेखक हो और साहित्यकार होते हैं, उसके अलावा अन्य लेखक साहित्यकारों के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही चमत्कार बात थी कि अलका जी जो है वो लेखक हैं, लिखती हैं, उनकी कहानियाँ छपती हैं। तो अलका जी ने अपनी कहानियों की बात की और मित्रों ऐसा हुआ कि मैंने अपनी कुछ कहानियाँ लिखी थी, कच्ची कहानियाँ थी, मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैंने वह कहानी जो है उनको पढ़ने के लिए दी। लेकिन मुझे आज बहुत हैरानी होती है, मैं सचमुच बहुत हैरान हूँ कि अलका जी ने उन कहानियों को पढ़कर मुझे बहुत लंबा एक पत्र लिखा। मैं ये पत्र आप लोगों को यूँ ही मित्रवत ही दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा एक पत्र है उन्होंने मुझे लिखा उन 4 कहानियों को पढ़कर, और उसका एक अनुच्छेद मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। वे अंत में, मेरी कहानियों के अंत में वो मुझे लिखती हैं, मुझे लगता है कि जब कहानीकार अपने किसी विश्वास को कहानी पर लाद देता है तो कहानी वह सूक्ष्म द्वंद्वात्मकता खो बैठती है जो किसी बड़े कहानीकार की खूबी है। मुझे लगता है कि जब कहानीकार अपने किसी विश्वास को कहानी पर लाद देता है तो कहानी वह सूक्ष्म द्वंद्वात्मकता खो देती है जो किसी बड़े कहानीकार की खूबी है। हम जिसे सच मानते हैं वही सच है, हम जिसे सच मानते हैं वही सच है। प्रायः लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर वह पूर्ण सच नहीं भी हो सकता है। इस भाव को एक विकसित संवेदना वाला व्यक्ति जानता है। कहानी जब सच को पाने की कोशिश होती है तभी वह बड़ी कहानी होती है। चेखव की कहानियों को पढ़ो, तुम्हारी अलका। यह पत्र उन्होंने मुझे 1992 में लिखा। 1992 में मित्रों मेरे पास क्या थी, सिर्फ 4 कहानियाँ, और मैं एक छात्रा थी मैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी घटना उस दिन भी थी और आज भी थी, और आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कौन करता है ना इतना, यानी
मुझे अगर कोई कहानी दे तो मैं पढ़ूँगी, लेकिन मैं कितने मन से पढ़ूँगी और कितनी मैं सच्ची प्रतिक्रिया दूँगी, ये मैं भी नहीं बोल सकती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात थी उस समय उन्होंने दिया, और वो 6 महीने उन्होंने पढ़ाया। बहुत सरल, सहज व्यक्तित्व रहा है अलका जी का। बहुत छोटी-छोटी बातों से जुड़ जाती थी, बहुत हँसमुख रही हैं वो। और हमारे साथ में एक हमारी मित्र थी ज्योति, तो उन्होंने कहा कि अ, हमारे घर में भी एक ज्योति है, तो बहुत छोटी-छोटी बातों से अलका जी जुड़ जाती थी। तो वो तो 6 महीना आईं, पढ़ाईं और चली गई। यानी ये जो हुआ, इसमें अमूर्त बात जो हुई, जो मेरे अंदर घटा, मैंने कहानी लिखना शुरू कर दिया। कहानियाँ तो मैं लिख ही रही थी, लेकिन मैं और कहानियाँ लिखने लगी। तो मित्रों, ऐसा होता है कि बाहर में कुछ नहीं होता। बाहर में हम हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें घट रही होती हैं और हमें पता, हम उसके सिर्फ़ दर्शक हैं। लेकिन हमारे अंदर में बहुत सारी चीज़ें बदलने लग जाती हैं, बदलती हैं। और अलका जी ने मुझे ये कहा कि आपकी कहानियों को मैं अशोक सेक्सेरिया जी को दूँगी, उनको भी पढ़ाएँगे। अशोक सेक्सेरिया मैं अशोक सेक्सेरिया को उन दिनों नहीं जानती थी। अशोक सेक्सेरिया कौन? मैं अशोक जी से मिलने गई और धीरे-धीरे जब उन्हें जाना, अशोक जी यानी गुणेंद्र सिंह कंपानी, जिन्होंने 60 के दशक के कथाकार, जिन पर कृष्णा सोवती ने सबसे पहले ध्यान दिलाया, और उसके बाद लेखकी कथा संग्रह अरविंद मोहन की कोशिश से, उनके सब मित्रों की कोशिश से और वाग्देवी प्रकाशन के दीप श्रृंखला जी की कोशिश से लेखक की पुस्तक आती है। तो मित्रों, थोड़ी सी अशोक जी की बात मुझे याद आ रही है। अशोक जी को जानना यानी एक नए संसार, सितारों से आगे जहां और भी है। यानी आपके लिए एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है अशोक जी को जानना। यानी भोपाल और दिल्ली के साहित्य जगत को जानना, दिल्ली की राजनीति को जानना, अशोक जी को जानना यानी प्रबोध कुमार श्रीवास्तव को जानना, बेबी हालदार का परिदृश्य पर आना, आलो आंधारी लिखा जाना, अशोक सेक्सेरिया को जानना यानी प्रयाग शुक्ल, राम नारायण शुक्ल को जानना, अशोक सेक्सेरिया को जानना यानी समाजवादी आंदोलन को जानना, सामयिक वार्ता जिसमें वे दिन रात लगे रहते थे, पत्र जो लिखते थे, उन सब संसार को जानना, अशोक सेक्सेरिया को जानना यानी एक ऐसे संसार से परिचय होना जो कि घर जो कि जो जिस घर की सीमाओं में मैं थी, वो मुझे वहाँ पर मेरा उस संसार से परिचय नहीं था। तो एक बिल्कुल नई दुनिया का मेरे लिए मेरी दुनिया खुलती है और मैं चमत्कृत होती हूँ, मुझे हैरानी होती है कि मेरे ज़हन में लेखक मतलब जो दिवंगत हो गए। यानी लेखक, जबकि हमारे कॉलेज में श्री शिक्षा यतन में हमारे कई जो यहाँ पे हमारी जो कई जो मुझे श्री शिक्षा यतन के कई जो पुराने जो छात्र रहे हैं वो जानते हैं कि श्री शिक्षा यतन कॉलेज में मनु भंडारी आई थी। मैंने उनको देखा है। और अज्ञेय भी आए थे। अज्ञेय जब मैं 83-84 की शायद बात है, वो घर शब्द की व्याख्या कर रहे थे। तो मेरे लिए वो बहुत दूर की दुनिया थी, बहुत दूर की चीज़ थी, कवि और लेखक को देखना और जानना। और फिर जब अशोक सेक्सेरिया के उस पवित्र से कमरे में जब हम लोग आने जाने लगे, जब मैं आने जाने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब कुछ करना ही नहीं है लिखने के अलावा। लिखना ही एक ऐसा काम है जो कि हमें करना है और हमें करना चाहिए। तो ये जो सारे अंदर में बदलाव होते हैं, ये अमूर्त रूप से, एब्स्ट्रैक्ट ढंग से बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और घटती हैं। और ये सारा जो आज मैं जो बोल पा रही हूँ, मैं उन सभी आप लोगों का, सभी का आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं इन सारी चीज़ों पर कुछ समझ और सोच बना पाई और आप लोगों से साझा कर पा रही हूँ। तो मित्रों, चूँकि प्रसंग अलका जी का है और अलका जी को मैंने इन दिनों याद किया, बार-बार याद किया, तरह-तरह से याद किया, तो मैं उनका जो उपन्यास कलिकथा आया, जब वो 98 में आता है, तो मेरे लिए उस उपन्यास को पढ़ना कलकत्ते को जानना है। मित्रों, मैं 82 में कलकत्ता आती हूँ और 98 में यह उपन्यास आता है।
के पहले 83 के पहले तक का मेरा जीवन एक छोटे कस्बे का जीवन रहा और मैं कलकत्ता को नहीं जानती थी। कली कथा का आना, कली कथा को जानना, अपनी देश और समाज और जाति की कोई क्राइसिस हो सकती है, होती है, उसको जानना, हमारे शहर की कोई क्राइसिस होती है, हमारी जाति की कोई क्राइसिस होती है, हमारे देश की कोई क्राइसिस होती है, उसको जानना है। कली कथा को जानना जो है बंगाल के अकाल 56 अकाल को जानना, ग्रेट कैलकाटा किलिंग को जानना है। हम सभी इतिहास में स्कूल में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन कलकत्ते का इतिहास, 1946 का ग्रेट कैलकाटा किलिंग, 1943 का बंगाल का अकाल, ये सारा कुछ नहीं पढ़ाया जाता हमें। हम अपने बच्चों को, मैंने जब पढ़ा तब मैंने जो है अपने बेटे को बताया। तो ये जो स्मृति लोप है या कैसा कल्चरल एमनेशिया है, इस सब से परिचय हुआ कली कथा को पढ़ने के बाद। तो कली कथा के बाद के जो उपन्यास हैं उसमें जो उपभोक्तावादी संस्कृति, बाजारवाद, औद्योगिकीकरण, वह सब सघन रूप से आता है। लेकिन एक सदी से दूसरे सदी तक के उपन्यास को समझना, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान को समझना है, तो कली कथा वाया बाईपास और शेष कादम्बरी जो है वह हमारी अद्भुत ढंग से, चमत्कारिक ढंग से हमारी मदद करता है। तो मित्रों, अलका जी को जानना, अपने देश की क्राइसिस, समाज की क्राइसिस, जाति की क्राइसिस और कलकत्ता शहर को तो बार बार जानना है। एक एक गली, एक एक कोने, दक्षिण कलकत्ता, उत्तर कलकत्ता, स्मारक, मूर्तियाँ, नदी, इन सब को जानना। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमारी अलका जी कमाल की बर्ड वॉचर हैं। अगर आप उनके साथ 1 घंटा रह लें तो आप 3-4 चिड़ियों के नाम जरूर जान जाएंगे। अभी वो अगर मुझे सुन रही हैं तो हो सकता है सुनते सुनते बीच में उन्होंने कोई चिड़िया की आवाज़ सुनी हो और वो एक चक्कर अपने छत पर लगाकर आ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अलका जी ने मुझे एक बार सालिम अली की एक किताब दी और मुझे बोला कि इस किताब से ही मैंने तो चिड़ियों को जानना सीख लिया। यानी आप ये देखिए कि किस तरह से हम अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हैं। उनके पास रहने से आप चिड़ियों की आवाज़ों से चिड़ियों को पहचान जाएंगे और उनका जो पेड़ है वहाँ पर, उनके उस वृक्ष पर तमाम चिड़ियाँ, ऐसी कोई भी चिड़िया पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। ऐसा हो सकता है मैं अतिशयोक्ति में बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रेम और लगाव से बोल रही हूँ कि वे सारी चिड़ियाँ आती हैं और उनका वह पेड़ बजने वाला वृक्ष हो जाता है। तो ये पूरी दुनिया, जी जी अलका जी। तो मित्रों की अलका जी को जानना, चिड़ियों के संसार को जानना है और चिड़ियों के संसार के अलावा नक्षत्रों को, फूलों को, पेड़ों को, उनके नाम को और तमाम तरह के जो मनुष्यतर जो सारी चीज़ें हैं उनको जानना है। अलका जी के उपन्यास में, उनके कथा संसार में आप पक्षी और प्रकृति को बहुत पाएंगे। बिल्ली नहीं आती है, वो क्यों नहीं आती है पता नहीं, अलका जी बिल्ली को क्यों नहीं लाती हैं। खैर, तो ये तो हास्य और विनोद की बात है। लेकिन